चुपचाप इस एग्रीमेंट पर साइन करो और अपने इस मासूम से चेहरे का नाटक बंद करो मीरा। आदित्य की कड़क और ठंडी आवाज आलिशान केबिन के दरवाजों से टकराई। उसने एक सफेद कागज मीरा के सामने टेबल पर पटक दिया। उसकी आंखों में मीरा के लिए साफ नफरत और हकारत तैर रही थी। आदित्य सिंह राठौर, शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून, जिसकी एक आवाज पर पूरा कॉर्पोरेट जगत कांपता था। 6 फीट 2 इंच लंबा कद, चौड़ी छाती, कसरती बदन और चेहरे पर हमेशा रहने वाला जानलेवा गुस्सा उसकी पहचान था। इस वक्त वो महंगे डार्क ग्रे सूट में लिपटा हुआ सोफे पर पैर रखकर बैठा था। उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी जिसका धुआं वो मीरा के चेहरे की तरफ छोड़ रहा था। मीरा ने टेबल पर रखे उस एग्रीमेंट को देखा और फिर अपनी बड़ी बड़ी नम आंखों से आदित्य के सख्त चेहरे को निहारा। मीरा एक छोटे से शहर से आई बेहद खूबसूरत, स्वाभिमानी और चुलबुली लड़की थी। उसकी आंखों में गजब की मासूमियत थी, लेकिन आज वो मासूमियत बेबसी की चादर में लिपटी हुई थी। उसके पापा पर अचानक करोड़ों का कर्जा आ गया था और कर्जदारों ने उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और आदित्य को अपने दादाजी की वसीयत के मुताबिक कंपनी का चेयरमैन बनने के लिए 1 साल के लिए एक पत्नी की जरूरत थी। आदित्य को लगता था कि मीरा के परिवार ने जानबूझकर अतीत में उसके परिवार को धोखा दिया है, इसलिए वो मीरा से सख्त नफरत करता था। तुम्हारी औकात इस कागज पर लिखे पैसों से ज्यादा नहीं है। आदित्य ने तंज कसते हुए सिगरेट का धुआं छोड़ा था। 1 साल तक तुम्हें दुनिया के सामने मेरी पत्नी बनने का नाटक करना होगा। इस घर में तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं होगी। और हाँ, मेरे करीब आने की भूल से भी कभी कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे तुमसे घिन आती है। मीरा का दिल इन कड़वे अल्फाजों से बुरी तरह छलनी हो गया था, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और अपना सिर ऊंचा किया। उसके स्वाभिमानी दिल को बहुत गहरी ठेस लगी थी, मगर अपने इकलौते भाई की जान के आगे वो इस वक्त पूरी तरह मजबूर थी। उसने कांपते हाथों से पेन उठाया और बिना एक शब्द बोले उस मैरिज एग्रीमेंट पर अपने साइन कर दिए। आदित्य के होठों पर एक नफरत भरी मुस्कुराहट उभरी थी। वो उठा और मीरा के बेहद करीब आकर खड़ा हो गया। उसके वजूद की भारी खुशबू और उसका रौब मीरा की सांसें रोकने के लिए काफी था। आदित्य ने उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों की मजबूत गिरफ्त में लिया और उसका चेहरा अपनी तरफ किया था। दोनों की नजरें मिली। आदित्य की आंखों में सुलगती नफरत थी, तो मीरा की आंखों में बिना झुके डटकर सामना करने की हिम्मत थी। कल सुबह मंडप में तैयार मिलना। आदित्य ने उसके गाल पर अपनी उंगलियां आहिस्ता से फिराते हुए बेहद कम दूरी से कहा था, जिससे मीरा के पूरे वजूद में एक अनजानी सिहरन दौड़ गई थी। तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत नर्क कल से शुरू होने वाला है मेरी नई पत्नी जी। उसने अपनी गिरफ्त छोड़ी और मीरा बिना कुछ कहे केबिन से बाहर निकल आई। केबिन से बाहर निकलते ही मीरा के घुटने जैसे जवाब दे गए थे। उसने दीवार का सहारा लिया और एक लंबी सी सांस खींची। वो जानती थी कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल दिया है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा था। घर के हालात पिछले 2 महीनों से इस कदर बिगड़ चुके थे कि सीधे साधे पापा हर वक्त डिप्रेशन में रहने लगे थे और भाई अपनी जान छुपाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। ऐसे में जब आदित्य राठौर का ये अजीबोगरीब शादी का प्रपोजल आया, तो मीरा को लगा जैसे भगवान ने उसे एक मौका दे दिया है, भले ही वो मौका कांटों से भरा हुआ क्यों ना हो। वो ऑफिस की लिफ्ट से नीचे उतरी और सीधा ऑटो पकड़कर अपने छोटे से किराए के कमरे में आ गई थी। कमरे में बिखरा हुआ सामान और दीवारों पर जमी सीलन जैसे उसकी अपनी जिंदगी की वधाली का मुंह चिढ़ा रही थी। उसने अपना बैग बेड पर फेंका और खुद भी वहीं ढह गई थी। उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे, मगर वो जानती थी कि कल से उसे मजबूत बनना होगा, क्योंकि कल सुबह वो एक ऐसे इंसान के हवाले होने जा रही थी जो उससे बेइंतहा नफरत करता था। दूसरी तरफ आदित्य अपने केबिन में अकेला खड़ा खिड़की से बाहर सड़क के नज़ारे देख रहा था। उसके हाथ में मौजूद सिगरेट अब पूरी तरह जलकर राख होने को थी, मगर उसका ध्यान कहीं और ही था। मीरा का वो सहमा हुआ लेकिन स्वाभिमान से भरा हुआ चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। तुमने जो खेल मेरे परिवार के साथ खेला था मीरा,
उसका एक एक पल का हिसाब मैं तुमसे इसी साल में पूरा करूंगा। उसने अपने जबड़े भींचे और बचे हुए सिगरेट के टुकड़े को एस्ट्रे में बुरी तरह से कुचल दिया था। उसे अपने पापा की वो हालत याद आ रही थी जब मीरा के पापा ने एक गलती की जिसकी वजह से उसने बिजनेस को करोड़ों घाटा हुआ था और समाज में उनकी थू थू हुई थी। आदित्य ने उसी दिन कसम खाई थी कि वो इस खानदान की हर एक खुशी को छीन लेगा, और आज किस्मत ने मीरा को खुद उसके दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। रात भर दोनों ही नहीं सो पाए थे। एक तरफ नफरत की आग सुलग रही थी तो दूसरी तरफ मजबूरी के आंसू बह रहे थे। अगली सुबह शादी का मंडप सजा हुआ था, लेकिन वहां कोई रौनक नहीं थी। सिर्फ चंद गवाह और पंडित जी मौजूद थे, क्योंकि आदित्य इस जबरदस्ती के रिश्ते का तमाशा दुनिया के सामने बनाना नहीं चाहता था। मीरा लाल जोड़े में लिपटी हुई मंडप में बैठी थी। उसकी आंखों में काजल के साथ आंसू घोले हुए थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था। जब आदित्य शेरवानी पहने भारी कदमों से आकर उसके बराबर में बैठा, तो उसके वजूद से उठने वाली कड़क खुशबू ने मीरा के दिल की धड़कन को तेज कर दिया था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किए, और जब सिंदूर का वक्त आया तो आदित्य ने बिना किसी जज्बात के चुटकी में सिंदूर भरकर मीरा की मांग में भर दिया था। उसकी उंगलियां जब मीरा के माथे से छुईं तो एक करंट सा दोनों के वजूद में दौड़ा था। मीरा ने अपनी आंखें मींच लीं और आदित्य का हाथ एक पल के लिए कांप सा गया था, मगर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। फेरे पूरे होते ही आदित्य बिना मीरा की तरफ देखे सीधा मंडप से उठकर बाहर खड़ी गाड़ी में जाकर बैठ गया था, मानो कोई बहुत बड़ा बोझ उसके सिर से उतर गया हो। मीरा चुपचाप अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए उसके पीछे पीछे गाड़ी तक आई, और दोनों बिना एक दूसरे से बात किए आदित्य के आलीशान बंगले की तरफ चल पड़े थे। गाड़ी जब बंगले के बड़े से लोहे के गेट को पार करके अंदर रुकी तो मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। वो घर किसी महल जैसा बड़ा था, लेकिन वहां एक अजीब सी वीरानी और ठंडक फैली हुई थी। आदित्य गाड़ी से उतरा और मीरा के लिए दरवाज़ा खोले बिना सीधा अंदर चला गया। मीरा ने अपना भारी लहंगा संभाला और खुद ही उतरकर उसके पीछे पीछे हॉल में दाखिल हुई थी। हॉल के बीचों बीच आदित्य खड़ा था और उसके सामने उसकी माँ रागिनी देवी और छोटी बहन काव्या भी थी, जो मीरा को इस रूप में देखकर पूरी तरह हैरान रह गई थी। आदित्य, ये क्या तमाशा है? तुमने इस मामूली सी लड़की को शादी करके घर ले आए हो? उसकी माँ रागिनी देवी की आवाज़ में साफ नाराजगी और हकारत घुली हुई थी। आदित्य ने अपनी माँ की तरफ देखा और बेहद ही ठंडे लहजे में बोला, मम्मी, ये सिर्फ 1 साल का सौदा है। दादाजी की वसीयत की शर्त पूरी करने के लिए मुझे इस लड़की का इस्तेमाल करना पड़ा। 1 साल बाद ये वहीं चली जाएगी जहाँ से आई है। मीरा के कान इन शब्दों को सुनकर सन्न हो गए थे। उसे मालूम था कि ये एक एग्रीमेंट है, लेकिन इस तरह सबके सामने अपनी बेइज्जती सुनना उसके आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा वार था। काव्या ने आगे बढ़कर मीरा का हाथ थामना चाहा, मगर रागिनी देवी ने उसे आंखें दिखाकर वहीं रोक दिया। इस घर में इस लड़की की जगह नौकरों से ज़्यादा नहीं है, और ये नौकरों वाले ही रूम में ही रहा करेगी। ये हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठेगी। मीरा ने अपने आंसू रोके और आदित्य की तरफ देखा, जो खामोशी से सिगरेट सुलगा रहा था। उसने उम्मीद की थी कि शायद आदित्य कुछ कहेगा, मगर उसने सिर्फ नफरत भरी निगाह मीरा पर डाली। तुम्हारे रहने का इंतज़ाम ऊपर के कोने वाले स्टोर रूम के पास वाले कमरे में किया गया है। अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, आदित्य ने धुएं का कस छोड़ते हुए कहा था। मीरा ने अपना सिर ऊंचा किया और बिना कोई जवाब दिए अपना बैग उठाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। उसकी पीठ को देखते हुए आदित्य के दिल में एक अजीब सी कसमसाहट हुई थी, लेकिन उसने अपनी नफरत के आगे उस एहसास को तुरंत दबा दिया था। कमरा छोटा था, पुराना था, और वहां हर तरफ धूल जमी हुई थी। खिड़की का एक कांच भी टूटा हुआ था, जिससे ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मीरा ने भारी मन से अपना लाल जोड़ा बदला, एक साधारण सा सूट पहना और कमरे की सफाई में जुट गई थी, क्योंकि वो टूट कर बिखरना नहीं चाहती थी। रात के करीब 11 बज चुके थे। मीरा को सुबह से भूख लगी थी, लेकिन वो नीचे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी कमरे के दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ी थी और दरवाज़ा पूरी ताकत से खुल गया था।
आदित्य वहां खड़ा था। उसकी शर्ट के ऊपर के दो बटन खुले हुए थे, बाल थोड़े बिखरे हुए थे और आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। तुम यहाँ आराम कर रही हो? वो आगे बढ़ा और मीरा को बाजू से पकड़कर दीवार की तरफ धकेल दिया था। उसका भारी कसरती वजूद मीरा के नाजुक वजूद पर दबाव बना रहा था, जिससे मीरा की सांसें पूरी तरह उखड़ गई थीं। आदित्य जी, छोड़िए मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। मीरा ने उसके मजबूत सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, मगर आदित्य अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। दर्द? अभी तो दर्द की शुरुआत है मीरा। तुम्हारे पापा ने मेरे परिवार का जो नाम खराब किया था, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। उसने मीरा के चेहरे के बेहद करीब आकर कहा। उसकी गर्म सांसें मीरा के होठों को छू रही थीं, जिससे एक अजीब सी दीवानगी और तनाव कमरे में फैल सा गया था। मेरे पापा बेकसूर हैं, उन्हें बिजनेस में फंसाया गया था, मीरा ने चिल्लाकर कहा। उसकी आंखों से आंसू निकलकर सीधा आदित्य के हाथों पर गिरे थे। आदित्य ने उन गर्म आंसुओं को अपने हाथों पर महसूस किया। उसका दिल एक पल के लिए बुरी तरह से पसीजा था, मगर उसने अपनी नफरत को याद किया और अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। झूठ मत बोलो, कल सुबह से तुम इस घर के सारे काम करोगी। सभी नौकरों को 1 साल की छुट्टी दे दी गई है। अगर एक भी काम में गलती हुई तो तुम्हारे भाई के पैर कटवा दूंगा। उसने झटके से अपनी गिरफ्त छोड़ी और मीरा को जमीन पर गिराता हुआ छोड़कर पैर पटकते हुए वहां से निकल गया था। मीरा वहीं फर्श पर बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगी थी, मगर उसके दिल में एक बात साफ थी कि वो इस नफरत के आगे कभी घुटने नहीं टेकेगी। अगली सुबह ठीक 5 बजे मीरा की आंख खुल गई थी। उसके पूरे वजूद में कल रात के सीधे फर्श पर सोने की वजह से मीठा मीठा सा दर्द हो रहा था, मगर उसने एक गहरी सांस ली, भगवान के आगे हाथ जोड़े और अपने आंसुओं को पोंछ कर खड़ी हो गई थी। उसने हल्के नीले रंग की एक ड्रेस पहनी थी, बालों का एक ढीला सा जूड़ा बनाया और बिना कोई आवाज किए सीढ़ियों से नीचे रसोई की तरफ उतर आई थी। पूरा बंगला इस वक्त गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। मीरा ने रसोई में जाकर देखा तो वहां कल रात के कुछ बर्तन और सारा सामान बिखरा पड़ा था, क्योंकि आदित्य ने वाकई सारे नौकरों को हटा दिया था। उसने बिना किसी शिकायत के सबसे पहले झाड़ू उठाई, पूरे हॉल और रसोई को साफ किया और फिर चूल्हा जलाकर नाश्ते की तैयारियों में जुट गई थी। उसे देहाती और सादा खाना बहुत अच्छा बनाना आता था, इसलिए उसने पोहा और गरम गरम आलू के पराठे और अदरक वाली कड़क चाय तैयार की थी। सुबह के ठीक 8 बजे सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। आदित्य हमेशा की तरह अपने कड़क और रौबदार अंदाज में नीचे आ रहा था। आज उसने गहरे नीले रंग का 3 पीस सूट पहन रखा था, बाल करीने से सजे हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वो डाइनिंग एरिया में पहुंचा, उसकी नाक में पराठों और शुद्ध देसी घी की खुशबू आई। उसने देखा कि मीरा डाइनिंग टेबल पर सलीके के साथ प्लेटें सजा रही है। आदित्य को देखकर मीरा एक पल के लिए रुकी, फिर उसने नजरें झुका ली। ठीक उसी वक्त रागनी देवी और काव्या भी नीचे आ गई थी। काव्या ने जब टेबल पर इतना सारा नाश्ता देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया था। वाह भाई, खुशबू तो पूरे घर में महक रही है। काव्या जैसे ही कुर्सी खींचकर बैठने लगी, रागनी देवी ने उसका हाथ पकड़कर झटके से पीछे कर दिया। बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है काव्या, पता नहीं इस छोटे शहर की लड़की ने इसमें क्या मिलाया हो। आदित्य, तुम इसके हाथ का नाश्ता नहीं खाओगे। रागनी देवी की आवाज़ में साफ कड़वाहट थी। मीरा के हाथ में जो चाय की केतली थी वो एक पल के लिए कांपी, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। आदित्य ने मीरा की उस थके हुए चेहरे को देखा, जिस पर सुबह की मेहनत की वजह से पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थीं। मम्मी सही कह रही हैं, मुझे इस घर में रास्ता करने की कोई आदत नहीं, मैं ऑफिस में ही जाकर खाऊंगा। आदित्य ने रोखेपन से कहा और अपनी घड़ी देखते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। मीरा ने बिना कुछ कहे एक टिफिन निकाला, उसमें पराठे और पोहा पैक किया और एक साफ कपड़े में लिपेटकर सीधा बाहर की तरफ भाग गई। आदित्य जैसे ही अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा, मीरा ने पीछे से आवाज़ दी, आदित्य जी, आपका टिफिन। आदित्य रुका। उसने पलटकर मीरा की आंखों में देखा, जो इस वक्त धूप की रोशनी में और भी ज्यादा गहरी लग रही थी। उसने झटके से टिफिन उसके हाथ से छीना,
और गाड़ी के अंदर फेंक दिया था। शाम को घर आने तक पूरा बंगला चमकना चाहिए, वरना याद रखना जो मैंने कल रात कहा था। वो गाड़ी में बैठा और धूल उड़ाता हुआ गेट से बाहर निकल गया था। मीरा वहीं खड़ी रही जब तक कि उसकी गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। आदित्य अपने आलीशान केबिन में बैठा एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी के साथ डील साइन करने की तैयारी कर रहा था। उसके साथ उसकी सेक्रेटरी और शहर की सबसे मशहूर मॉडल नताशा भी बैठी हुई थी, जो राठौर ग्रुप की नई ब्रांड एम्पायरेशन बनने वाली थी। नताशा आदित्य के बेहद करीब सोफे पर बैठी थी और जानबूझकर अपना हाथ उसके कंधे पर टिकाए हुए थी। आदित्य को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन बिजनेस की खातिर वो खामोश था। ठीक उसी वक्त केबिन का दरवाज़ा बिना दस्तक दिए खुला था और मीरा अंदर दाखिल हुई थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें वो आदित्य की दवाइयाँ और कुछ ज़रूरी कागजात लेकर आई थी, जो आदित्य सुबह घर पर ही भूल गया था। मीरा को इस हालत में देखकर नताशा ने अपनी बाहें सिकोड़ ली। मीरा ने एक साधारण सी हरी साड़ी पहन रखी थी। चेहरे पर कोई मेकअप भी नहीं था और आंखों में बही सादगी थी। आदित्य, ये देहाती लड़की कौन है? तुम्हारी नई नौकरानी? इसे तमीज नहीं है कि बड़े लोगों के केबिन में कैसे आते हैं? नताशा ने मीरा को ऊपर से नीचे तक नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहा। आदित्य ने मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी कसमसाहट हुई थी, लेकिन उसे अपनी माँ की बातें और पुरानी नफरत याद करके उसने अपना दिल कड़ा कर लिया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो मीरा? मैंने मना किया था ना कि यहाँ मत आना। आदित्य की आवाज़ ठंडी और गुस्से से भरी हुई थी। मीरा ने नताशा की तरफ देखा, जो आदित्य के कंधे को सहला रही थी। मीरा के दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो, लेकिन उसका आत्मसम्मान जाग उठा था। उसने आगे बढ़कर उस बैग को आदित्य की टेबल पर जोर से पटका। मैं यहाँ कोई तमाशा देखने नहीं आई हूँ आदित्य जी। आप अपने ब्लड प्रेशर की दवा भूल गए थे ना, जिसे पापा ने भिजवाया था? मीरा ने साफ और बुलंद आवाज में कहा। नताशा ने हंसते हुए कहा, ओह, तो ये वही एग्रीमेंट वाली नौकरानी है जिसके बारे में तुम्हारी माँ बात कर रही थी। आदित्य, इसका ड्रेसिंग सेंस कितना गंदा है। मीरा ने नताशा की आंखों में सीधा झांका। मिस नताशा, कपड़े छोटे पहनने से सोच बड़ी नहीं हो जाती, और जहाँ तक कि नौकरानी की बात है, तो मैं इस कंपनी के चेयरमैन आदित्य सिंह राठौर की कानूनी रूप से एक पत्नी हूँ। 1 साल का एग्रीमेंट हमारी मजबूरी हो सकता है, लेकिन मेरी हैसियत बदलने का हक आपके जैसे बाहरी लोगों को नहीं है। मीरा के इस करारे जवाब ने नताशा का मुंह बंद कर दिया था। आदित्य अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। मीरा, अपनी जुबान को लगाम दो और इसी वक्त मेरे केबिन से बाहर निकलो, उसने चिल्लाकर कहा। मीरा ने आदित्य की आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत था। मैं जा रही हूँ आदित्य जी, लेकिन याद रखिएगा, मैंने अपने भाई की जान के लिए खुद को बेचा है। इज्जत देना और लेना दोनों बराबर होना चाहिए। वो मुड़ी और तेज कदमों से केबिन से बाहर निकल गई। आदित्य वहीं खड़ा रहा, उसका हाथ हवा में कर रह गया था। नताशा उसे बुलाती रही, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ उस बंद दरवाजे पर था, जहां से मीरा उसका गुरूर तोड़कर जा चुकी थी। शाम को जब आदित्य घर लौटा, तो पूरे बंगले में अंधेरा था। उसने अजीब सी बेचैनी महसूस की। जब वो हॉल में आया तो उसने देखा कि सारा घर एकदम साफ सुथरा था, मगर मीरा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो भारी कदमों से ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन उसका पैर खुद ब खुद उस छोटे से स्टोर रूम के वाले दरवाजे की तरफ मुड़ गया था। उसने कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा ढकेला, तो अंदर से बहुत ही मध्यम रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। आदित्य ने अंदर झाँक कर देखा। मीरा फर्श पर एक पतली सी चटाई पर लेटी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों से पेट को कसकर दबा रखा था और उसका पूरा शरीर दर्द से काँप रहा था। भाई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पापा, मुझे यहाँ से ले जा। मीरा बेहोशी की हालत में खुद से ही बोल रही थी। आदित्य का दिल जोर से धड़का। वो सारे नियम, सारी नफरत भूलकर कमरे के अंदर गया। उसने झुककर मीरा को अपनी बाहों में उठा लिया। मीरा का शरीर इस वक्त आग की तरह जल रहा था। उसे बहुत तेज बुखार था। आदित्य ने जब उसे अपनी गोद में लिया तो उसे महसूस हुआ कि मीरा कितनी कमज़ोर हो चुकी है। उसका वजन एक सूखे पत्ते जैसा था। मीरा, आंखें खोलो।
तुम्हें क्या हुआ है? आदित्य की कड़क आवाज में पहली बार खौफ और फिक्र साफ महसूस हो रही थी। वो उसे लेकर अपने आलीशान किंग साइज बेड वाले कमरे में आया था और उसे मखमली गद्दे पर लिटा दिया। उसने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया और बताया कि हद से ज़्यादा मानसिक तनाव, खाली पेट रहने और कमज़ोरी की वजह से इन्फेक्शन बढ़ गया है। डॉक्टर के जाने के बाद आदित्य बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसने एक कटोरी में ठंडा पानी लिया और साफ कपड़ा भिगोकर मीरा के माथे पर रखने लगा। पूरी रात आदित्य एक पल के लिए भी नहीं सोया था। जब भी वो ठंडी पट्टी मीरा के माथे पर रखता, मीरा दर्द से कराह उठती और आदित्य के हाथ को मजबूती से पकड़ लेती। आदित्य खामोशी से उसके चेहरे को देखता रहा। चांद की रोशनी खिड़की से छनकर मीरा के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी मासूमियत और भी ज्यादा निखर रही थी। आदित्य को अपनी खुद की नफरत पर पहली बार घिन आने लगी थी। उसने सोचा था कि वो अपने परिवार का बदला ले रहा है, लेकिन हकीकत में वो एक बेकसूर और पवित्र लड़की की जिंदगी को नर्क बना रहा था। सुबह के करीब 4 बजे मीरा की आंखें खुली। उसने जैसे ही होश संभाला, खुद को आदित्य के कमरे में पाया था। उसका हाथ आदित्य के मजबूत हाथों में कैद था और आदित्य सोफे के सहारे आंखें मूंदे बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर थकान साफ थी। मीरा ने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, जिससे आदित्य की आंख खुल गई। उठने की कोशिश मत करो मीरा, तुम्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है। आदित्य की आवाज में हमेशा की तरह सख्ती थी, लेकिन इस बार उस सख्ती के पीछे एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। मुझे मेरे कमरे में जाना है आदित्य जी। रागनी जी देखेंगी तो फिर से, मीरा ने कमजोर आवाज में कहा। आदित्य उठा और बेड पर उसके बिल्कुल करीब बैठ गया। उसने साइड टेबल पर रखा हुआ गर्म सूप का कटोरा उठाया। मैंने कहा ना, चुपचाप लेटी रहो और ये सूप खत्म करो। उसने एक चम्मच सूप मीरा के होठों के पास लाया। मीरा ने अपना मुंह फेर लिया। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसने मीरा की नाजुक ठोड़ी को अपनी उंगलियों में लिया और उसे अपनी तरफ मुड़ाया। इस बार उसकी गिरफ्त में कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक अधिकार और हक था। ये हमदर्दी नहीं है मीरा, ये आदित्य सिंह राठौर का हुक्म है। अगर तुमने ये सूप नहीं पिया तो मैं तुम्हारे भाई की सलामती का फैसला बदल दूंगा। उसने अपनी पुरानी धमकी दी, लेकिन इस बार उसकी आंखें कुछ और ही बोल रही थीं। मीरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और चुपचाप सूप पीने लगी। जैसे ही सूप खत्म हुआ, आदित्य ने कटोरा रखा और मीरा के चेहरे के बेहद करीब झुकाया था। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। कल ऑफिस में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं, आदित्य का गला रुक गया था। वो सॉरी नहीं बोल पाया क्योंकि उसका अहंकार आड़े आ रहा था। मीरा ने अपनी आंखें मूंद लीं और उसके आंसू कान के पास से बहकर तकिए में जब्त हो गए थे। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है आदित्य जी। मुझे पता है कि मैं यहाँ सिर्फ 1 साल के लिए हूँ। मीरा के इस शब्द ने आदित्य के सीने में एक अजीब सी तड़प पैदा कर दी थी और वो बिना कुछ कहे कमरे से निकल गया। मगर उसका दिल अब पूरी तरह मीरा में कैद हो चुका था। इस घटना के बाद बंगले का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। आदित्य अब ऑफिस से सीधा घर आने लगा था और उसका रवैया मीरा के लिए काफ़ी नर्म हो चुका था। वो अब मीरा पर चिल्लाता नहीं था, बल्कि जब भी मीरा घर के कामों में मशरूफ होती, आदित्य दूर खड़ा खामोशी से उसे देखता रहता। मीरा की पायल की छनक अब आदित्य के इस बंजर दिल में शांति की तरह गूंजने लगी थी। काव्या भी अब अक्सर मीरा के किचन में आ जाती और दोनों मिलकर बातें करती थीं, जिससे घर की वीरानी कम होने लगी थी। एक शाम मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश होने लगी और पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई थी। पूरा बंगला काले अंधेरे में डूब गया था। मीरा उस समय ऊपर के हॉल में मोमबत्ती जलाने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त आदित्य भी अपने कमरे से बाहर निकला। अंधेरा इस कदर गहरा था कि दोनों को एक दूसरे का अंदाजा नहीं हुआ। मीरा जैसे ही मुड़ी, उसका पैर सीढ़ियों की कालीन में उलझ गया और वो सीधा नीचे गिरने वाली थी कि तभी अंधेरे में दो मजबूत हाथों ने उसकी कमर को हवा में ही दबोच लिया था। आदित्य ने फुर्ती से मीरा को अपनी तरफ खींचा और उसे अपने चौड़े सीने से सटा लिया था। मीरा का वजूद डर से कांप रहा था और उसकी दोनों हथेलियां आदित्य के कसरती सीने पर जमी हुई थी। आदित्य ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली।
उसने मीरा को खुद के इतना करीब खींच लिया था कि दोनों की दिल की धड़कनें आपस में टकराने लगी थी। बारिश की बूंदों की आवाज़ और उन दोनों की भारी सांसें इस सोने हॉल में एक नया रोमांस पैदा कर रही थी। आदित्य की कड़क और महंगी कोलोन की खुशबू मीरा के दिमाग पर हावी होने लगी थी। आदित्य जी छोड़िए, कोई देख लेगा। मीरा की आवाज़ बेहद नर्म और कांपती हुई निकली थी। आदित्य ने अपना चेहरा मीरा के चेहरे के इतने करीब लाया कि उसके होंठ मीरा के गालों को छूने लगे थे। कोई नहीं देख रहा मीरा, और अगर देख भी लिया तो तुम मेरी पत्नी हो। आदित्य की आवाज़ में एक अजीब सा नशा था। उसकी उंगलियां मीरा के कमर पर रेंगने लगी थीं, जिससे मीरा के पूरे वजूद में एक बिजली सी दौड़ गई थी। आदित्य ने आहिस्ता से अपने होंठ मीरा के कान के पास टिकाए। तुमने मुझे पागल कर दिया है मीरा, मैं अपनी ही नफरत की आग में जल रहा हूँ। मीरा ने बेख्तियार आदित्य के कुर्ते को अपने हाथों में कसकर भींच लिया था। वो चाहकर भी खुद को आदित्य के इस जादू से दूर नहीं कर पा रही थी। ठीक उसी वक्त बिजली वापस आ गई थी और पूरा हॉल रोशनी में नहा गया था। मीरा ने शर्मा कर अपना चेहरा आदित्य के सीने में छुपा लिया, मगर आदित्य ने उसे छोड़ा नहीं। उसने अपनी उंगलियों से मीरा का चेहरा ऊपर उठाया। मीरा की आंखें झुकी हुई थीं और उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। आदित्य उसके गुलाबी होठों की तरफ झुकने ही वाला था कि नीचे से रागनी देवी के खांसने की आवाज़ आई। मीरा ने झटके से खुद को आदित्य से अलग किया और भागते हुए अपने कमरे में चली गई थी। आदित्य वहीं खड़ा अपने होठों को चबाता रहा। उसके दिल में अब मीरा को हमेशा के लिए अपना बनाने की चाहत पूरी तरह जाग चुकी थी। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था और देखते देखते 11 महीने और 3 हफ्ते बीत गए थे। अब एग्रीमेंट का आखिरी हफ्ता बचा था। आदित्य और मीरा के बीच एक बेहद खूबसूरत लेकिन खामोश रिश्ता बन चुका था। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे थे, मगर दोनों में से किसी ने भी अपने दिल की बात जुबान पर नहीं लाई थी। आदित्य अब मीरा के लिए सुंदर सुंदर साड़ियाँ, झुमके और उसकी पसंद की चीजें लाता, और मीरा भी आदित्य के हर आराम का पूरा ख्याल रखती थी। लेकिन जैसे जैसे आखिरी दिन करीब आ रहा था, मीरा का दिल बैठने लगा था। उसे पता था कि 1 साल पूरा होते ही उसे ये घर, ये खुशियाँ और आदित्य को छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। एक रात आदित्य जब बहुत बड़ी मीटिंग खत्म करके देर से लौटा, तो उसने देखा कि मीरा के कमरे का लाइट जल रहा था। वो धीरे से उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदर का नज़ारा देखकर आदित्य के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मीरा फर्श पर बैठी हुई थी और अपने पुराने सूटकेस में अपने कपड़े पैक कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो अपनी शादी का लाल जोड़ा हाथ में लिए उसे ही देख रही थी। आदित्य का गुस्सा और एक डर साथ भड़क उठा था। वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ और उसने मीरा के हाथ से उस लाल जोड़े को झटके से छीन लिया। ये क्या बकवास है मीरा, तुम ये सामान क्यों पैक कर रही हो? आदित्य की आवाज़ में एक अजीब सी चीख और घबराहट थी। मीरा खड़ी हुई, उसने अपने आंसू पोंछे और आदित्य की आंखों में देखा। अगले 2 दिनों में 1 साल पूरा हो रहा है आदित्य जी। हमारा एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। मेरे पापा का सारा कर्ज उतर गया है और मेरा भाई अब पूरी तरह सुरक्षित है। अब मेरा यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, मीरा ने भरी हुई आवाज़ में कहा। आदित्य ने उस सूटकेस को उठाकर फेंक दिया था, जिससे सारा सामान कमरे में बिखर गया। तुम कहीं नहीं जा रही हो मीरा? तुम इस घर को छोड़कर जाने की सोच भी कैसे सकती हो? वो चिल्लाया और उसने मीरा को दोनों कंधों से पकड़कर उसे झटके से अपनी तरफ खींचा। क्यों नहीं जा सकती मैं? आपने ही तो इस कागजात पर लिखा था कि 1 साल बाद मेरे इस घर में कोई जगह नहीं होगी। आपने ही कहा था कि आपको मुझसे घिन आती है। मीरा ने भी इस बार अपने दिल का सारा गुबार निकाल दिया था और आदित्य के सीने पर अपनी मुट्ठियां मारनी शुरू कर दी थी। आदित्य ने मीरा के दोनों हाथों को पकड़ा और उन्हें अपने सीने पर रख दिया था, जहां उसकी धड़कनें किसी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भाग रही थीं। वो आदित्य अंधा था मीरा, वो नफरत की आग में पागल था। लेकिन आज जो आदित्य तुम्हारे सामने खड़ा है, वो तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। आदित्य की आंखों से पहली बार आंसू गिरे थे, जो मीरा के हाथों पर टपक गए थे। मीरा हैरान रह गई थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि शहर का सबसे बड़ा और कड़क बिजनेसमैन उसके सामने इस तरह रोएगा। आदित्य ने बिना एक पल गवाए मीरा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया
और बेहद शिद्दत, जुनून और बेपनाह मोहब्बत के साथ उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। वो उनका पहला और सबसे गहरा रोमांटिक किस था। आदित्य के होठों में पछतावा, तड़प और मीरा को कभी ना खोने की कसम खुली हुई थी। मीरा ने एक पल के लिए प्रतिरोध किया था, लेकिन आदित्य के इस सच्चे समर्पण के आगे वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी बाहें आदित्य के गले में डाल दी थी। दोनों इस कदर एक दूसरे में खो गए थे, जैसे दुनिया का कोई वजूद ही ना हो। जब आदित्य ने अपने होठ हटाए, तो उसने मीरा के माथे को चूमते हुए कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ मीरा। मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। तुमसे बेपनाह मोहब्बत, जुनूनी प्यार हो गया है मुझे। मीरा ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों के आंसू साफ किए और आदित्य के सीने से अपना सिर टिका दिया। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी आदित्य जी, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगली सुबह आदित्य ने पूरे शहर के मीडिया और बिजनेस के लोगों को अपने घर पार्टी पे बुलाया था। रागनी देवी और नताशा भी वहां मौजूद थीं। आदित्य स्टेज पर आया और उसने मीरा का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने खड़ा किया। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत बड़ा ऐलान करना चाहता हूँ। ये मेरी पत्नी मीरा आदित्य सिंह राठौर है। ये सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि आज से राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की 50% की मालिक भी है। हमारी शादी किसी सौदे के तहत नहीं, बल्कि सच्चे प्यार की बुनियाद पर हुई है। आदित्य के इस ऐलान से पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी थी। नताशा अपना सा मुंह लेकर वहां से चली गई थी और रागनी देवी ने भी मीरा की आंखों में अपने बेटे के लिए सच्चा प्यार देखकर अपनी नफरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया था। उन्होंने आगे बढ़कर मीरा के सर पर हाथ रखा और उसे गले से लगा लिया। काव्या खुशी से झूम उठी थी। जब सब मेहमान चले गए, तो आदित्य मीरा को लेकर अपने कमरे की बालकनी में आया। रात का वक्त था, ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान सितारों से सजा हुआ था। आदित्य ने पीछे से आकर मीरा को अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। उसने अपनी जेब से वो मैरिज एग्रीमेंट निकाला और मीरा के सामने उसे टुकड़ों टुकड़ों में फाड़कर हवा में उड़ा दिया। कागज के वो टुकड़े हवा में तैरते हुए नीचे गिर रहे थे, मानो उनकी जिंदगी की पुरानी नफरत के पन्ने हमेशा के लिए बिखर रहे हों। अब हमारे बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है मीरा, अब सिर्फ हमारा अटूट रिश्ता है। आदित्य ने मीरा को गाल को चूमते हुए कहा। मीरा ने पलटकर आदित्य के गले में अपनी बाहें डाली और उसकी आंखों में देखा, जहां अब सिर्फ और सिर्फ मीरा का अक्स चमक रहा था। बालकनी में उड़ते हुए एग्रीमेंट के टुकड़ों को देखकर मीरा मुस्कुराई, तो आदित्य ने बिना एक पल गवाए उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। मीरा ने सिहर कर अपने हाथ उसके गले में डाल दिए। आदित्य उसे लेकर अपने आलीशान बेडरूम के उस मखमली बिस्तर की तरफ बढ़ा, जो आज गेंदे और मोगरे के फूलों की भीनी भीनी खुशबू से महक रहा था। आदित्य ने मीरा को धीरे से फूलों की सेज पर लिटाया, तो फूलों की पंखुड़ियां मीरा के लाल जोड़े और उसके गोरे वजूद से लिपट गई थीं। आदित्य बिना देर किए मीरा के ऊपर झुकाया था। उसकी सुलगती हुई मदहोश निगाहें मीरा के चेहरे से होते हुए उसकी गहरी सुराहीदार गर्दन और साड़ी के पल्लू से छनकर दिख रही उसकी पतली कमर पर टिक गई थी। एक साल मैंने खुद को इस हुस्न से दूर रखकर जो तड़प झेली है मीरा, आज उसकी एक एक सेकंड का हिसाब लूंगा। आदित्य की भारी और मदहोश आवाज मीरा के कानों में पिघले हुए सोने की तरह उतरी। मीरा की सांसें तेजी से चलने लगी और उसकी धड़कनें आदित्य के मजबूत चौड़े सीने से छूने लगी थीं। आदित्य का कसरती बदन का भारी दबाव मीरा के भीतर एक अनजानी तीखी सिहरन पैदा कर रहा था। आदित्य ने बहुत ही धीरे और दीवानगी से अपने होठ मीरा के माथे पर रखे थे। फिर उसकी बंद पलकों को चूमते हुए वो नीचे उतरा। उसकी गर्म और मखमली सांसें जब मीरा के होठों से टकराईं, तो मीरा ने अचानक ही आदित्य के कंधों को अपनी उंगलियों में भींच लिया था। आदित्य का सब्र अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने मीरा के रसीले गुलाबी होठों को अपने होठों के सिकंजे में कस लिया और बेहद शिद्दत और दीवानगी के साथ उन्हें चूमने लगा था। आदित्य की उंगलियां मीरा के घने बालों को सहलाते हुए उसकी पीठ की तरफ बढ़ी थीं। उसने बेहद सधे हुए और कांपते हाथों से मीरा के ब्लाउज की डोरियों को एक एक करके सुलझा दिया था। ठंडी हवा के झोंके ने जैसे ही मीरा की पीठ को छुआ, वो आदित्य के सीने में और गहराई से समा गई थी।
आदित्य ने अपने होठ का रुख मीरा की गर्दन की तरफ किया था, जहां उसने अपने होठों को एक मदहोश कर देने वाला जादू जगा दिया था। मीरा के मुंह से एक दबी हुई सिसकारी निकली थी, आदित्य प्लीज। लेकिन आदित्य इस वक्त प्यार के उस समंदर में था जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। उसने मीरा की कमर पर बंधी साड़ी के पल्लू को धीरे से सरका दिया, जिससे उसका वजूद पूरी तरह आदित्य की नजरों के सामने बेपर्दा हो गया था। कमरे की मध्यम रोशनी में मीरा का वो वजूद किसी अप्सरा जैसा लग रहा था। आदित्य ने अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसे दूर फेंका और अपने तपते हुए वजूद को मीरा के नाजुक मखमली वजूद पर सौंप दिया था। दोनों की धड़कनों का शोर और सांसों की खुशबू कमरे के सन्नाटे में एक मदहोशी घोर रही थी। उस रात नफरत की सारी दीवारें पिघलकर सिर्फ और सिर्फ दोनों के अटूट मिलन की दास्तान लिख रही थी, जहां दोनों एक दूसरे में खोकर हमेशा के लिए एक हो गए थे। दोस्तों, कहानी यही खूबसूरत मोड़ पर ख़त्म होती है। अब आप बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ।